10 मई को जब ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ से भारत पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर की घोषणा की तो कुछ देर तक तो यह समझने में लग गया कि यह खबर सही भी है या नहीं। उसके बाद जाके युद्ध रुकने की खुशी हुई। फिर दिमाग में आया कि आखिर ये पोस्ट ट्रंप की तरफ से क्यों आया है। यह घोषणा तो भारत या पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए थी, क्योंकि 1972 के शिमला समझौते के तहत भारत पाकिस्तान हर समस्या का समाधान आपस में शांति से बात करके सुलझाएंगे। और जब तक ट्रंप के सीज फायर वाले पोस्ट को ठीक से समझ पाता, तब तक ट्रंप ने दूसरा पोस्ट करके कश्मीर मुद्दे पर पंच बनकर मध्यस्थता करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। और यही बात पाकिस्तान वर्षों से चाहता रहा है, इसलिए उसने तुरंत ट्रंप के पोस्ट का स्वागत कर दिया। ट्रंप के किए इस पोस्ट के बाद भारत में विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उधर 13 मई को फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के कश्मीर वाले पोस्ट पर सवाल पूछा गया। जवाब में रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि कश्मीर पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान मिलकर ही फैसला लेंगे। As you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. और इस वीडियो में हम अमेरिका के हस्तक्षेप करने के सारे संभव कारणों को एनालाइज करेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी और देश ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की है? और क्या अमेरिका ने सच में ट्रेड का कोई लालच दिया है या कोई और बात है? हम वीडियो निष्पक्ष होकर बनाते हैं, सरकार से वो सवाल पूछते हैं जो चाटुकार मीडिया नहीं पूछ रहा है। इस वीडियो में जो भी पूछा गया है और कहा गया है वो सिर्फ सरकार के बारे में है और सरकार से पूछा गया है। सेना के लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है और हमारा कोई भी सवाल सेना के लिए नहीं है और ना ही कोई टिप्पणी सेना के लिए है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को जब यह पता लगा कि पाकिस्तान ने जानबूझ के लाइन ऑफ कंट्रोल की सीमा को लांघा है, तब बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान की उम्मीद से उल्टा जाके उसे जमकर फटकारा था और नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान सीमा के अंदर बुलाने के लिए मजबूर किया था। और पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल के भारत के पक्ष में बात की थी। और युद्ध खत्म होने के बाद 20 साल में पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। और उसके बाद से आज तक भारत अमेरिका के संबंध मजबूत बने हुए हैं और इसका पूरा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी के डिप्लोमेसी को जाता है। मगर इस बात की घोषणा बिल क्लिंटन ने कहीं नहीं की थी। इस तरह की जानकारी आपको ब्रुकिंग्स जैसे इंटरनेशनल पॉलिसी वाली रिपोर्ट में मिलेगी या उस समय के अखबारों में मिल जाएगी। 2001 में संसद हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब अमेरिका ने बीच बचाव किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और उसे पाकिस्तान की जरूरत थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान उस इंपॉर्टेंट टाइम पर किसी और युद्ध में उलझे। 26/11/2008 मुंबई हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा था, तब अमेरिका ने फिर से बीच बचाव किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका भारत के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन यानी डिफेंस डील जैसे मुद्दों पर बात कर रहा था। तो दरअसल अमेरिका ने कोई पहली बार मध्यस्थता नहीं की है, वो पहले भी करता रहा है। मगर इस बार की दिक्कत यह है कि अमेरिका साफ साफ 3-4 बार ये बोल चुका है कि उसने व्यापार को आधार बना के सीज फायर करवाया है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. और ये बयान ट्रंप ने सऊदी अरब के अपने दौरे के दौरान भी दिया। और अगर ट्रंप का बयान सही है तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि किसी तीसरे देश को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी नीति में हस्तक्षेप करे। हालांकि 13 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप के ट्रेड डील वाले दावे पर कहा
कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से हुई है, मगर उसमें ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है। There were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. ये अच्छा है कि रणधीर जायसवाल ने इस बात को साफ किया है, मगर जिस तरह से ट्रंप बार बार ट्रेड की बात को बोले जा रहे हैं, उससे देश में इतने सालों से चले आ रहे स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर भारत सरकार का पक्ष सही है तो ट्रंप के इस झूठ को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए और ट्रंप के बयान का खुल के विरोध करना चाहिए। कल्पना कीजिए, ऐसा ही बयान अगर कोई कमजोर देश भारत के बारे में देता, तब भी क्या भारत इसी तरह से चुप रहता? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यहाँ बोलना जरूरी है कि युद्ध का रुक जाना आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की लड़ाई नहीं है। मगर युद्ध को रोकने के शर्त को युद्ध करने वाला देश तय करेगा, कोई तीसरा देश नहीं। हालांकि ये सवाल तो उठेगा कि सरकार ने ट्रंप के 10 मई के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब 3 दिन बाद क्यों दिया, क्योंकि ट्रंप का वो पोस्ट बहुत अहम था। क्या जवाब इसलिए देर से दिया गया क्योंकि ट्रंप को न सुनने की आदत थोड़ी कम है और इसलिए भारत ने उस पोस्ट का विरोध उस समय खुल के नहीं किया था? अक्सर तानाशाही प्रवृत्ति वाले लोगों को न सुनने की आदत कम होती है। अब सवाल है कि 8 मई तक अमेरिका के जेडी वांस ये कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई इज नन ऑफ आवर बिजनेस। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि 15,000 किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करने लगता है? कुछ बातों को समझ लेते हैं। सीज फायर में ट्रेड की कोई भूमिका रही होगी, इसकी संभावना कम है और उसके लिए मैं कारण बताता हूं। अमेरिका के अपने नए टैरिफ पॉलिसी के तहत उसने सब देशों पर टैरिफ लगाया है। तो क्या अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी को भारत और पाकिस्तान के सीज फायर करवाने के लिए दरकिनार करेगा? क्योंकि ट्रंप को समझने वाले लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं, इसलिए ट्रंप टैरिफ को तभी छोड़ेंगे जब उसके बदले कोई और बड़ा फायदा हो। इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि वो बिना किसी और बड़े फायदे के भारत और पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे। दूसरी संभावना ये बनती है कि ट्रंप ने युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत पर दबाव बनाया होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पनप रहे आतंकी अड्डों पर अचानक से हमला किया था और इस बात की कल्पना पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की होगी। इसलिए उसके युद्ध की तैयारी भी शायद ही रही हो और ऐसे में ट्रंप का बीच में आकर सीज फायर करवाना पाकिस्तान को संभलने और उसे दोबारा से अपनी तैयारी करने का मौका देगा। और इसी दौरान ट्रंप पाकिस्तान को उसके डिफेंस उपकरण में कमी बताकर उसे ड्रोन और दूसरी चीजें बेचने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरी संभावना है। कुल मिलाकर डिफेंस डील 2019 में ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश बताया था, मगर 2025 में ट्रंप के बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप के अपने बयान के हिसाब से वो भारत पाकिस्तान को बराबर जानते हैं और ये संकेत है कि अमेरिका के लिए हम एक बड़े मार्केट से ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका के युद्ध में हस्तक्षेप का एक और कारण भी हो सकता है और वो है पाकिस्तान का NCA यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाना। NCA पाकिस्तान में न्यूक्लियर मामलों से जुड़े हुए फैसले लेने में सरकार की मदद करती है और जब मीटिंग की खबर अमेरिका तक पहुंची तब उन्होंने बीच बचाव शुरू किया, जो उन्हें पहले ही करना चाहिए था। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि युद्ध अमेरिका के बीच में आने से क्यों रुक जाएगा? युद्ध तभी रुकता है जब युद्ध करने वाला दोनों देश इस बात के लिए राजी हो, नहीं तो किसी भी देश की मध्यस्थता से युद्ध को नहीं रोका जा सकता है। रूस और यूक्रेन उसका सबूत है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से यह साफ है कि दोनों देश कन्वेंशनल युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन अगर युद्ध नहीं चाहते थे तो फिर शुरुआत क्यों हुई थी? पाकिस्तान को IMF ने 2024 में करीब $7 बिलियन का कर्ज मंजूर किया है और ये कर्ज पाकिस्तान को धीरे धीरे करके 37 महीने में दिया जाना है। 9 मई 2025 को IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट दी है। मतलब ये है कि पाकिस्तान की अभी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो लंबे युद्ध में जा सके, मगर उसके बावजूद भी जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया तब पाकिस्तान ने उस हमले को युद्ध में बदलने की शुरुआत कर दी थी। इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान में
सरकार पर वहां के कट्टरपंथियों का दबाव रहता है और ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने हमेशा भारत को एक दुश्मन की तरह देखा है और आम लोगों को दिखाया है। और इसका सबूत यह है कि वहां का सेना प्रमुख एक कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति है और ये बात इस वीडियो को देख के साफ हो जाता है। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. और दूसरा कारण यह है कि वहां नागरिकों का एक तबका है जिसके लिए भारत सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान युद्ध तो चाहता था क्योंकि उसे अपने यहाँ की जनता को यह दिखाना था कि वो भारत से ज्यादा मजबूत है, मगर युद्ध को अपने हिसाब से रोकना भी चाहता था, जो संभव नहीं है। ये बात भी सामने आ रही है कि चीन के उकसाने पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई की थी। मेरा मानना है कि चीन ये गलती नहीं करेगा क्योंकि चीन ने 2024 तक पाकिस्तान में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट जैसे एनर्जी सेक्टर में करीब 68 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा अभी जिस तरह अमेरिका का चीन के अलावा दूसरे देशों से टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें चीन अपने आप को एशिया का पावर हाउस बनाना चाहता है और उसके लिए उसे भारत की मदद चाहिए होगी क्योंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, मगर वो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। इसलिए चीन पाकिस्तान का साथ तो देगा मगर एक सीमा तक। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच के टेंशन को बातों से सुलझा दिया जाए। अब बात भारत की। भारत आतंकवाद से परेशान है। उसे आज न कल पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा फैसला लेना ही था, मगर इसमें भारत के पास कुछ रुकावटें हैं। भारत आर्थिक रूप से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और धीरे धीरे और बेहतर होता जा रहा है। भारत जानता है कि युद्ध में जाने का मतलब 20 से 30 साल पीछे चले जाना है, इसलिए वो कन्वेंशनल युद्ध में नहीं जाना चाहता है और ये अक्लमंदी भी है। मगर इस बार जिस तरह से भारत युद्ध में आगे बढ़ रहा था, ऐसे में अचानक से युद्ध के बीच में रुक जाने की बात थोड़ी अलग है। हालांकि फिर से कहूंगा कि युद्ध रुक जाना बहुत अच्छा है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर ही कोई बिजनेस लॉबी भी है जो युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। ये एक सवाल है। सरकार की मजबूरी यह है कि वो जनता के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती है, इसलिए भी वो अर्ध युद्ध जैसी स्थिति में जा रही है। मगर इससे काफी सारे सवाल भी खड़े होते हैं। अगर फिर से कोई आतंकी घटना होती है तो क्या सरकार दूसरे डिप्लोमेटिक माध्यम को छोड़कर हर बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा पाएगी? ये आगे देखना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ये जानती है कि भारत और सेना के नाम पर कोई विपक्षी पार्टी या जनता कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए अब देश और सेना के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है। और इन बातों से यह साफ है कि बार बार सेना का नाम लेकर बीजेपी के लोग इसे अपनी राजनीति को चमकाने और पुराने समय में किए गए फैसलों में कमी निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उधर आरएसएस का कोई लंबा इतिहास नहीं है और जो इतिहास है वो बहुत धुंधला है और सवालों से भरा हुआ है। इसलिए वो इस युद्ध को अपने लिए इतिहास की नई किताब के नए पन्ने को लिखने के लिए इस्तेमाल करेगी। क्या इस युद्ध के बाद बीजेपी और दूसरे दलों के नेता हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सब जानते हैं, मगर फिर भी पूछ ही रहा हूं। इस पूरे रिपोर्ट को बनाने में मेरी मदद राहुल, हितेश और गुरिंदर ने की थी। धन्यवाद।